हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। Our today's topic is intellectual property rights law. Either you are a law student or from commerce or agricultural background, intellectual property rights law is a common topic for all these streams. So in today's video, we will discuss the most important MCQs on intellectual property right that will be beneficial for most of your competitive exams. और आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी आंसर को आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं तो इससे आपको चीजों का, क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियरली समझ में आता है। साथ ही साथ ये एक्सप्लेनेशन आपको आंसर्स मेमोराइज करने में भी हेल्प करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन द परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर इज नॉट नीडेड, इन 4 ऑप्शंस में से किन किन प्लेसेस पर आपको कॉपीराइट ओनर के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है? क्रिटिसिज्म और रिव्यू, ट्रांसलेशन, रिसर्च पर्पस या फिर फोटोकॉपी फॉर सेल। आप इनको कॉम्बिनेशंस में आंसर कर सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक टाइम, आप वीडियो को पॉज करें एंड देन थिंक एंड आंसर द करेक्ट वन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3, यानी कि ये क्रिटिसिज्म एंड रिसर्च पर्पस। अगर आप किसी कॉपीराइट ओनर के, ऑथर के वर्क को, उनके काम को क्रिटिसिज्म के लिए यूज कर रहे हैं या फिर रिसर्च पर्पस के लिए यूज करते हैं तो आपको कॉपीराइट ओनर के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ लेट्स सी, हमें पता है कि अगर हम कोई भी ऑथर के किसी भी वर्क को विदाउट इसके परमिशन के यूज करते हैं तो ये कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कहलाता है। बट सेक्शन 52 में बताए गए हैं सर्टेन एक्ट्स जो कि इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट नहीं कहलाते हैं, यानी कि देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ द इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो काम आप कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथर, फिर भी ये इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट एक्ट है फेयर डीलिंग। अगर आप किसी वर्क का फेयर डीलिंग कर रहे हैं तो ये कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। फेयर डीलिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेट और पर्सनल यूज, यानी कि रिसर्च इंक्लूडिंग रिसर्च। अगर आप रिसर्च पर्पस के लिए या फिर अपने प्राइवेट स्टडीज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए किसी ऑथर के वर्क को, किसी कॉपीराइट ओनर के वर्क को यूज कर रहे हैं तो दैट विल नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट और ये फेयर डीलिंग की कैटेगरी में आएगा और इसके लिए आपको ओरिजिनल ऑथर के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड इज क्रिटिसिज्म और रिव्यू। आप किसी ऑथर के वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उनका रिव्यू कर रहे हो, सो दैट विल ऑल्सो नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट और उसके वर्क को क्रिटिसाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए भी आपको उनके परमिशन की जरूरत नहीं है। थर्ड क्राइटेरिया इज फॉर द रिपोर्टिंग। अगर आप किसी करंट इवेंट का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी लेक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो कि पब्लिक में डिलीवर्ड हो रही है, सो इन सब की रिपोर्टिंग भी अगर आप करते हो तो इसके लिए भी आपको ओरिजिनल कॉपीराइट ओनर के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है और अगर आप ऐसा करते हो तो दैट विल नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट। ओके, सो बेसिकली ये 3 क्राइटेरिया फेयर डीलिंग के आपको याद रखने हैं कि क्या क्या होने पर ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। अगर आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, क्रिटिसाइज या रिव्यू करने के लिए यूज कर रहे हो या फिर उस इवेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो भी ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। इट इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 52। सेक्शन बी याद रखना है कि किसमें एक्सेप्शंस बताए गए हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट के। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following does not protect intellectual property? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इन 4 ऑप्शंस में से किसे प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है? प्लगइन्स, डिजिटल वाटरमार्क, एनक्रिप्शन ऑफ डेटा या फिर यूनिकली एनकोडेड लाइसेंसेस। सो द करेक्ट आंसर इज प्लगइन्स। प्लगइन्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है। Plugins are the software extensions that can be loaded on a program to improve its functionality. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू जो भी पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इसमें हमने हमेशा देखा है कि ये न्यू इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है ना। कोई न्यू चीज उसमें ऐड होनी चाहिए, उन्हीं चीजों को आईपीआर के अंडर प्रोटेक्शन मिलती है। सो ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें आप प्लग इन बना रहे हो, उसको जस्ट ऐड इन कर रहे हो कोई चीज, सो दैट आप उस प्रीवियस चीज को, प्रीवियस सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज कर सको। सो इट्स जस्ट एन एड ऑन, इट्स नॉट अ न्यू इन्वेंशन। ओके, सो दैट्स व्हाई
plugins are not protected under the intellectual property rights. Next, the International Patent Documentation Center INPADOC, it is situated in, ये कहां पर situated है? UK, वियना, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसएसआर, रशिया? So the correct answer is Vienna. The International Patent Documentation Center. हमने देखा है WIPO और ट्रिप्स वगैरह में कि पेटेंट के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया है सो दैट एक कंट्री का जो पेटेंट है वो दूसरे कंट्री में भी एप्लीकेबल हो और दूसरे कंट्री के लोगों को भी पता चले कि ये चीज ऑलरेडी इंडिया में पेटेंटेड की गई है और सेम चीज मल्टी पेटेंटेड को रोका जा सके। इसीलिए इसको एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर सभी कंट्रीज के पेटेंट को रजिस्टर किया जाता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है, इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये कहां पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन वियना। नेक्स्ट, World Book and Copyright Law is celebrated on World Book and Copyright Day. किस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं? On which day? 22nd August, 23rd April, 23rd March या फिर 20th March? So here the correct answer is option B. 23rd April को every year World Book and Copyright Day सेलिब्रेट किया जाता है। So World Book and Copyright Day is a celebration to promote the enjoyment of books and reading. बुक डे मना रहे हैं, तो ये बुक डे क्यों मनाया जाता है? बुक के इंपॉर्टेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों में रीडिंग के लिए एनकरेजमेंट बढ़ाने के लिए। So every year on 23rd April, celebrations take place all over the world to recognize the scope of books. बुक्स के इंपॉर्टेंस को इस दिन स्पेशली रिकॉग्नाइज कराने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। A link between the past and the future, a bridge between the generations and across cultures. बुक एक ऐसी चीज है जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबको कनेक्ट करती है। इट इज अ ब्रिज जिसके थ्रू जनरेशंस कनेक्टेड होते हैं और ये हमारे कल्चर्स को भी कनेक्ट करती है। सो दिस इज द स्कोप ऑफ बुक और इसी बुक्स के इन्हीं इंपॉर्टेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उन्हें समझाने के लिए एवरी ईयर 23rd अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। The day is also dedicated to paying respect to renowned authors including William Shakespeare, Miguel Cervantes and Inca Garcilaso de la Vega who died on this day. अब ये दिन ही क्यों चूज किया गया वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाने के लिए? On the death anniversary of the famous writers, authors William Shakespeare और माइकल सर्वेंटिस, इन सब के डेथ एनिवर्सरी का डे है ये, इसलिए इस दिन को चूज किया गया टू सेलिब्रेट वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। अब हर ईयर इसका कोई थीम बनाया जाता है। ये तो हमने सभी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में देखा है कि एवरी ईयर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोई प्रोग्राम सेटअप करती है तो उसका एक थीम होता है। सिमिलरली वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हर ईयर जो सेलिब्रेट होता है किसी थीम के बेसिस पर होता है। सो बेसिकली आपको करंट के ईयर के एक दो जो थीम्स है उन्हें आपको याद रखने चाहिए, नॉट ऑल, बट करंट के जैसे अभी 23 चल रहा है तो 23, 22 या फिर 24 का अभी तो थीम आया नहीं, बट अगर आ गया तो आपको उसको भी याद जो है पॉप को याद रखना चाहिए। तो 2022 थीम की बात करें तो 2022 में थीम था रीड सो यू नेवर फील लो। सो द थीम वाज फोकस्ड ऑन द स्कोप ऑफ रीडिंग। रीडिंग को प्रमोट करने के लिए 2022 में इस थीम को रखा गया था, रीड सो यू नेवर फील लो। Similarly, in 2023, जो theme था that was indigenous languages. It focuses on promoting the diversity in the native languages of the country. इसमें रीडिंग के थ्रू जो लोकल लैंग्वेज है, जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमोट करने का काम किया गया था विद दिस थीम इंडिजिनियस लैंग्वेजेस। ओके, सो एक दो थीम्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Can a lecture delivered by an academician be reported in a newspaper? ये तो हमने सेक्शन 52 में अभी ही पढ़ा है। So I hope you can answer this question very well. क्या कोई लेक्चर जो academician डिलीवर कर रहा है उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं in the newspaper? Yes, no या फिर yes with permission? So here the correct answer is yes with permission. उसके परमिशन से हम लेक्चर जो भी उसने डिलीवर किया है एक्मेडिशियन ने, उसको हम न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट? इनमें से क्या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा?
Copy the software to another computer by an educational institution. Copy the software to another computer by a company. Copy the software to another computer to make backup copies. आप एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहे हो पढ़ाई के पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से। आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर ट्रांसफर कर रहे हो, कोई कंपनी ट्रांसफर कर रही है, नॉट एन इंडिविजुअल। एक कंपनी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर ट्रांसफर कर रही है। या फिर अगर आप बैकअप कॉपीज बना रहे हो किसी एक सॉफ्टवेयर का, सो दैट बैकअप कॉपीज रखते हैं ना कि अगर एक डिलीट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो तो वी हैव अ सेव ऑप्शंस। तो बैकअप कॉपीज अगर आप एक सॉफ्टवेयर का बना रहे हो उसे कॉपी करके, तो विल दैट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट? So out of these 4 options, the correct option is to make backup copies. इन 3 options में आप anyhow copy ही कर रहे हो without the permission, और ये आप अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यूज हो रहा है, फिर यहाँ से आगे बहुत जगह पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कंपनी में यूज कर रहे हैं कंपनी के पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो ये सभी कॉपीइंग है और ये सब इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर आप कॉपी बना रहे हो सिर्फ बैकअप रखने के लिए, यू हैव ऑलरेडी द लाइसेंस और द परमिशन, आपके पास उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस है और सिर्फ उस मेन एक्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसकी बैकअप कॉपीज बना रहे हो, सो दैट कॉपी विल नॉट अमाउंट टू द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ओनर ऑफ अ कॉपीराइटेड वर्क डैश द कॉपीराइट बोर्ड विल ग्रांट अ कंपल्सरी लाइसेंस। अब कंपल्सरी लाइसेंस का प्रोविजन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाएंगे। कॉपीराइट ओनर अगर रिफ्यूज कर देता है, रिफ्यूज टू असाइन कॉपीराइट टू अनदर पर्सन, तो क्या ऐसे में कॉपीराइट बोर्ड कंपल्सरी लाइसेंस इशू करेगा? या फिर द ओनर ऑफ अ कॉपीराइट वर्क रिफ्यूज टू रीपब्लिश, रिफ्यूज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, या फिर रिफ्यूज टू ट्रांसलेट। कॉपीराइट ओनर किस चीज के लिए रिफ्यूज करेगा, तब कॉपीराइट बोर्ड आपको कंपल्सरी लाइसेंस दे सकता है। तो इन व्हाट सिचुएशंस कंपल्सरी लाइसेंस कैन बी ग्रांटेड? आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज रिफ्यूज टू रीपब्लिश। नाउ सी, कोई न्यू वर्क अगर क्रिएट किया जा रहा है, उसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि दैट इज अ गुड थिंग, वो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, तो उसको पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए। आप कोई नई चीज, अच्छी चीज बना रहे हो तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए कि वो सोसाइटी के काम आए, सोसाइटी को बेनिफिट हो उससे। लेकिन अगर आप उस चीज को बना करके जनरल पब्लिक तक, सोसाइटी तक पहुंचा ही नहीं रहे हो, देन व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग द न्यू थिंग? तो कंपल्सरी लाइसेंस के थ्रू इसी पर्पस को प्रोटेक्ट किया गया है। तो कंपल्सरी लाइसेंस इज अ स्टैट्यूटरी लाइसेंस दैट गिव्स द लिबर्टी टू यूज द कॉपीराइटेड वर्क विदाउट परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइट ओनर। कॉपीराइट ओनर के परमिशन के बिना आपको कॉपीराइट बोर्ड परमिशन दे रही है विद द हेल्प ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस कि आप उस कॉपीराइटेड वर्क को यूज कर सकते हैं। इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट टू डू एन एक्ट रिलेटेड टू द कॉपीराइट वर्क। इसमें जिस पर्सन को लाइसेंस मिलता है उसको उस कॉपीराइटेड वर्क से रिलेटेड सभी एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं। दिस इज प्रैक्टिस्ड व्हेनेवर अ कॉपीराइट वर्क इज विथहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक डोमेन। ये कंपल्सरी लाइसेंस तभी प्रोवाइड कराया जाता है अगर जो कॉपीराइट ओनर है वो रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है उस वर्क को पब्लिक डोमेन में पहुंचाने से। क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू अगर हम किसी चीज को प्रोटेक्ट कर तो रहे हैं, बट इसका मतलब यही है कि वो सोसाइटी के काम आना चाहिए, और आप कोई नई चीज बनाकर उसे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं करवा रहे हो। सो कॉपीराइट बोर्ड कंपल्सरी लाइसेंस के थ्रू दूसरे पर्सन को ये राइट दे देती है कि आप इस वर्क को, इस कॉपीराइटेड वर्क को जनरल पब्लिक डोमेन में पहुंचाएं। सो कंपल्सरी लाइसेंस इज कवर्ड इंडियन कॉपीराइट एक्ट में 2 सेक्शंस में कंपल्सरी लाइसेंस की बात की गई है, सेक्शन 31 एंड 31B। अभी के टाइम पर 5 टाइप्स ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है। देयर आर 5 सिचुएशंस जहां पर कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट कराया जाता है। These are the kinds licenses of which includes the work withheld from the public without the appropriate reason। जहां पर कॉपीराइट ओनर बिना किसी एप्रोप्रिएट रीजन के उस वर्क को जनरल पब्लिक डोमेन में पहुंचाने से रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, तो ऐसे केसेस में कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाता है। द सेकेंड टाइप ऑफ लाइसेंस इज रिलेटेड टू द ऑर्फन वर्क्स। अगर ऑर्फन वर्क्स से रिलेटेड कोई चीज है, आप ऑर्फन्स को बेनिफिट करना चाहते हो, तो ऐसे टाइम पर भी, इन केसेस पर भी, इन सिचुएशंस पर भी कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट कराया जाता है। थर्ड, अगर आप उस वर्क को डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए यूज कर रहे हो,
तो ऐसे में भी कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। एंड अदर टाइप्स इंक्लूड्स द लाइसेंस रिलेटेड टू द ट्रांसलेशन। अगर आप किसी वर्क को, किसी ऑथर के कॉपीराइटेड वर्क को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कॉपीराइट बोर्ड के थ्रू कंपल्सरी लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है। सो दैट जब आप एक वर्क को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दोगे तो जो दूसरे लैंग्वेज के लोग हैं वो भी उस बुक का, उस कॉपीराइटेड मटेरियल का, उस कंटेंट का फायदा उठा पाएंगे, है ना। ये उन डोमेन तक भी पहुंच पाएगा। सपोज ये लैंग्वेज जो एक वर्ड है वो सिर्फ बंगाली में लिखा हुआ है, तो ये जो लोग, जिन लोगों को बंगाली पढ़ना आता है, जिन्हें बंगाली समझ आती है, ये सिर्फ उन्हें ही बेनिफिट करेगा। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मेन मोटिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचा सके। सो अगर आप इसके लिए ट्रांसलेट करना चाहते हो उसको इंग्लिश में, तो आपको इसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस कॉपीराइट बोर्ड के थ्रू दिया जाएगा कि ठीक है आप इसको ट्रांसलेट करो, यू हैव द परमिशन। आपको इसके लिए ओरिजिनल ऑथर के परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको कॉपीराइट बोर्ड परमिशन दे देता है कि आप इसको दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक और सोसाइटी तक इसे पहुंचा सके। And the last one is license related to the reproduction and sale of the work which is not available in India. And last option कहां पर कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाता है? जहां पर आप किसी ओरिजिनल वर्क को रिप्रोड्यूस कर रहे हो, वहां पर भी आपको कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जो कॉपीराइट बोर्ड है वहां से। जिन चीजों का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हुआ और वो दूसरे कंट्रीज में जिनको कॉपीराइटेड राइट जो है कॉपीराइट का वो मिला हुआ है, तो ऐसे में आपको कंपल्सरी लाइसेंस के थ्रू आप उस वर्क को इंडिया में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। सो दीज आर द केसेस जहां पर एक्चुअल कॉपीराइट ओनर के परमिशन के बिना भी आपको कॉपीराइट बोर्ड से कंपल्सरी लाइसेंस मिल सकता है और आप कॉपीराइट ओनर के सभी एक्सक्लूसिव राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। So these were few questions relating to the intellectual property rights and its MCQ. I have tried to make the answers explain करूं उसको so that आपको easily वो आंसर के साथ साथ ये भी समझ में आए कि ये आंसर क्यों है और उससे रिलेटेड भी एक दो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाए, so that उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उनको अपनी नॉलेज के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वुड से, अगर आप कंपनी लॉ मुझसे पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो यू कैन ज्वाइन द स्पेशल क्लासेस, दैट इज द स्पेशल फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस चलती है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे इन द मॉर्निंग 9:30 AM। On Unacademy Achievers Batch, I am teaching company law. Unacademy पे CLAT, PG और दूसरे LLM एग्जाम्स के लिए Achievers Batch स्टार्ट हुई जिसमें मैं कंपनी लॉ पढ़ा रही हूँ। आप मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस को Unacademy पे ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट यूज माई रेफरल कोड PSING10 और आप Unacademy पे लॉग इन कर सकते हैं विथ यूजिंग माई कोड और इन फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। So if you like the video, please subscribe the channel, hit the bell icon so that you don't miss out any update. और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी से रिलेटेड अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।